अस्सलाम वालेकुम भाई। वेलकम है मेरे क्लास में। और इस क्लास में अपना टॉपिक रहेगा डिफ्यूजन, इफ्यूजन एंड ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। हम ये पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है, इफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है, और ये जो ग्राहम्स लॉ है डिफ्यूजन और इफ्यूजन के नाम पर, ये क्या कहता है। तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन के बारे में आप पहले से कुछ ना कुछ जानते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस जब पढ़ाई तो डिफ्यूजन इफ्यूजन के बारे में बताया कि डिफ्यूजन और इफ्यूजन ये गैसेस की प्रॉपर्टी हैं, गैसेस में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती हैं। ऑल दो लिक्विड्स और सॉलिड में भी डिफ्यूजन का प्रोसेस चलता है, इफ्यूजन का नहीं चलता, डिफ्यूजन का चलता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा गैसेस में डिफ्यूजन होती है, फिर लिक्विड्स में, और सॉलिड्स में बहुत कम। और बड़ी प्यारी एग्जांपल जब प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस पढ़ाई थी तब दी थी मैंने, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैसेस में भी। अब दोबारा वही बात हमें करनी है, लेकिन कुछ डिटेल के साथ। आइए देखें। देखो भाई, सबसे पहले तो टॉपिक की इंपॉर्टेंस, जैसे जो है हर क्लास से अपना एक चल रहा होता है कि सबसे पहले टॉपिक की इंपॉर्टेंस बताते हैं कि टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। आज के क्लास में अपने पास डिस्कस करने के लिए दो लॉन्ग क्वेश्चन है, एक नहीं दो दो लॉन्ग क्वेश्चन है। डिफ्यूजन और इफ्यूजन के बीच का डिफरेंस, ये भी एक दफा लॉन्ग आ चुका है बोर्ड में, तो इसको हल्के में नहीं लेना। इसके बीच का डिफरेंस जो है वो अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, ये तो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, आता ही रहता है, ठीक है ना। तो साथ साथ इस पर नजर रखेंगे, और इसके साथ साथ बोनस में डिफ्यूजन इफ्यूजन पर भी हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन, आप जानते हो किसी चीज का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाना, दैट इज डिफ्यूजन। या हम कहते हैं कि किसी गैस मॉलिक्यूल का हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव कर जाना, दैट इज डिफ्यूजन, ठीक है। जनरली तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं ना कि मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। ये जो डेफिनेशन है ये सॉलिड्स में भी चल जाती है, ये लिक्विड्स में भी चल जाती है, ये गैसेस में भी चल जाती है। गैसेस के लिए अगर स्पेशली डिफाइन करना चाहो, द मूवमेंट ऑफ अ गैस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो पार्शियल प्रेशर। गैस का हाई प्रेशर वाले रीजन से लो प्रेशर वाले रीजन की तरफ मूव करना। हाई प्रेशर गैस का वही होगा जहां उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का प्रोसेस गैसेस, लिक्विड, सॉलिड्स दोनों में होता है। मिसाल के तौर पर कमरे में तुम कोई स्प्रे वगैरह करो तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। बाय नेम एमसीक्यू से पूछता है द स्प्रेडिंग ऑफ रोज फ्रेग्रेंस इन अ रूम इज ड्यू टू, तो आपने आंसर करना है दैट इज ड्यू टू डिफ्यूजन, बोर्ड का एमसीक्यू है। इसी तरीके से लिक्विड में भी डिफ्यूजन होती है। कोई पानी का गिलास लेकर के उसमें थोड़ी सी इंक डाल दो तो वो इंक जो है पूरे ग्लास में फैल जाएगी, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। जहां पर तुम इंक डालोगे वहां पर इंक की हाई कंसंट्रेशन होगी, और जो बाकी गिलास का एरिया है वहां पर लो कंसंट्रेशन होगी। इंक हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी, यानी पूरे ग्लास में फैल जाएगी। इसी तरीके से सॉलिड्स में भी डिफ्यूजन का प्रोसेस हो सकता है। मिसाल के तौर पर काफी अरसा हो गया हम इसी बोर्ड पर लिखते लिखते थक चुके हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ये बोर्ड भी थक चुका है काफी ज्यादा। कैसे भला? वो इस तरह कि इस पर बार बार लिखा जाता है, बार बार उसको मिटाया जाता है। तो कभी कभार ऐसा होता है काफी अरसे बाद कि कुछ कुछ इंक जो है वो यहां पर ही ऐसे के ऐसे ठहरी रहती है, ठीक है, मिटती नहीं है। जनरली अगर अपने पास ये न रेज हो रहा हो तो अपने पास इधर पेट्रोल रखा हुआ है तो पेट्रोल लगा करके साफ करने की कोशिश करते हैं, फिर साफ हो जाता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ पर कुछ स्पॉट्स ऐसे भी मुझको दिखाई देते हैं कि जिनको पेट्रोल लगाने से भी जो साफ नहीं हो पाते। उसकी रीजन ये है कि होता बेसिकली ये है कि इस मार्कर की जो इंक है जब इधर बार बार लिखा जाता है तो वो जो इंक है वो बोर्ड के कुछ ना कुछ अंदर चली जाती है। देखो यहाँ पर इस जगह पर मैं तो देख सकता हूं, शायद तुम्हें नजर आ रहा हो या ना आ रहा हो, यहाँ पर जो है इसी तरह का स्पॉट मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो ये बेसिकली डिफ्यूजन की वजह से, क्योंकि आप जानते हो सॉलिड्स वैसे तो क्लोजली पैक होते हैं, लेकिन जो है कुछ ना कुछ स्पेस फिर भी होती है, ठीक है, मोलिक्यूलर स्पेस कुछ ना कुछ फिर भी होती है। तो कभी कभार ऐसा होता है कोई इंक का मोलिक्यूल जो है डिफ्यूज करके अंदर घुस जाता है बोर्ड के, और फिर वो निकलने का नाम ही नहीं लेता। ये प्रोसेस काफी स्लो होता है, काफी अरसे बाद जाकर के होता है। जैसे ये बोर्ड तुम्हारे सामने तकरीबन कोई 4 साल पुराना होगा, तो 4 साल में ये कोई एक आधा नमूना मुझे देखने को मिला है। इस तरीके से आप कोई अपने स्कूल्स में या कॉलेजेस में देखते हो कि ब्लैक बोर्ड लगे हुए होते हैं,
तो वहां पर भी जब चौक से लिखा जाता है तो कुछ ना कुछ चौक डिफ्यूज करके अंदर घुस जाता है, तो उस पर कुछ ऐसे व्हाइट पॉइंट्स बन जाते हैं जो फिर मिटते नहीं है, चाहे आप जितना मर्जी इंक लगा लो वो फिर वैसे के वैसे ठहरे रहते हैं। तो ऑल्दो डिफ्यूजन का प्रोसेस सॉलिड्स में बहुत स्लो होता है लेकिन होता जरूर है, ठीक है ना। अच्छा, तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन पर हमारी बातें चल रही थी। डिफ्यूजन पर अब टाइम आ गया है कि डिफ्यूजन को डिफाइन कर दिया जाए। अच्छा, डिफ्यूजन और इफ्यूजन को इकट्ठा लेकर के चलें। चलो पहले डिफ्यूजन पर बात कर लेते हैं। नंबर 1 डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है कि एक डेफिनेशन तो मैंने 2 डेफिनेशन आपको बता दी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ या हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ। बुक की जो डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं कि द स्पॉन्टेनियस इंटरमिंगलिंग का मतलब मिक्स होना ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल्स with the other molecules at a given temperature and pressure. At a given temperature and pressure is called diffusion. मिसाल के तौर पर ये 2 कंटेनर हैं, ठीक है, बल्कि एक ही कंटेनर है और इसके दरमियान में ऐसे सेपरेशन है, ठीक है। यहां पर मानो एक गैस A है और यहां पर एक गैस B है, ठीक है। ये गैस A के मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस A। कितने हो गए? 7 मॉलिक्यूल्स, ये 8, 9 और ये 10। और यहां पर कोई गैस B के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये अलग अलग कंटेनर में मौजूद हैं। यहां पर A की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पर B की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर यहां से ये सेपरेशन हटा दी जाए, यहां से ये सेपरेशन हटा दी जाए और इनको अलाउ किया जाए कि ये आपस में मिक्सअप हो जाए, तो होगा क्या? पहले तो क्या था कि यहां पर सेपरेशन थी, जब सेपरेशन हटाई तो फिर हमें क्या देखने को मिलेगा? देखो, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहां पर A प्लस B दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। यहां से ये जो A के मॉलिक्यूल है वो इस तरफ जाएंगे और A के मॉलिक्यूल्स पूरे कंटेनर में फैल जाएंगे। इस तरीके से A के मॉलिक्यूल पूरे कंटेनर में फैल जाएंगे। पहले यहां थे, अब पूरे कंटेनर में फैल गए क्योंकि हमने पार्टीशन हटा दी। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर गए। इसी तरीके से B के मॉलिक्यूल्स यहां से यहां मूव कर जाएंगे, ठीक है। कुछ यहां रहेंगे, बाकी यहां मूव कर जाएंगे और इस तरीके से B के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी पूरे पूरे कंटेनर में फैल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, ये जो प्रोसेस है ये खुद ब खुद हुआ। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ यहां से पार्टीशन हटानी है। जैसे ही पार्टीशन हटाएंगे ये मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। क्यों मिक्सअप हो जाएंगे? क्योंकि ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। इस तरफ A की कंसंट्रेशन कम है और इस तरफ B की। A वाले मॉलिक्यूल इस तरफ मूव करते हैं, B वाले इस तरफ, और एक मिक्सचर हमें, होमोजीनियस मिक्सचर हमें गैसेस का मिल जाता है। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। सो द स्पॉन्टेनियस इंटरमिंगलिंग ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल विद द अदर मॉलिक्यूल्स एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। इफ्यूजन क्या है? आइए इफ्यूजन पर नजर दौड़ाते हैं। डिफ्यूजन तो अब समझ आ गया, इफ्यूजन पर बात की जाए। इफ्यूजन क्या होता है? देखिए जी, मिसाल के तौर पर मानो यहां पर एक कंटेनर है और यहां पर पार्टीशन है, ठीक है। डिफ्यूजन में तो हमने क्या किया था कि जो हमने कंटेनर लिया था और यहां पर 2 अलग अलग गैसेस हमने भरी थी। डिफ्यूजन के प्रोसेस को ऑब्जर्व करने के लिए हमने क्या किया, इस पार्टीशन को हटा दिया, तो हमें डिफ्यूजन का प्रोसेस ऑब्जर्व हुआ, गैस मॉलिक्यूल्स इंटरमिक्स हो गए। लेकिन डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या है, मानो यहां पर 2 अलग अलग गैसेस हैं, ठीक है, बल्कि एक ही गैस है, ठीक है, एक ही गैस से हमारा काम चल जाएगा। डिफ्यूजन में 2 गैसेस लेने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वहां पर भी आल तो एक गैस से काम चल जाता है, लेकिन हमने वैसे 2 गैसेस का एग्जांपल डिस्कस कर लिया। यहां इफ्यूजन में एक ही गैस से काम चल जाएगा। मानो इस कंटेनर में एक ही गैस है और यहां पर कोई गैस नहीं है, ये वैक्यूम है, दिस इज वैक्यूम, ठीक है। यानी वैक्यूम का मतलब खाली जगह है जहां कुछ ना हो, वैक्यूम। तो ये जो पार्टीशन है, ठीक है, मानो इसमें कोई छोटा सा होल है, मॉलिक्यूलर साइज का होल है, जिसमें सिर्फ मॉलिक्यूल ही गुजर सकता है, जो हमें या माइक्रोस्कोप से नजर आ सकता है या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ सकता है। अभी तो बड़ा करके दिखाया हुआ है, तुमको नजर आ रहा है। तो ये मान लेते हैं कि ये जो होल है ये छोटा सा होल है, ये हमें माइक्रोस्कोप की मदद से ही नजर आ सकता है, ठीक है ना।
तो अगर ऐसे कंटेनर की वॉल में ऐसा कोई छोटा सा होल रहेगा जिसमें से मॉलिक्यूल गुजर करके इस वैक्यूम में चला जाए, जिसमें से मॉलिक्यूल गुजर करके इस वैक्यूम में चला जाए, ठीक है, एक एक करके जाए, ठीक है। यहां जब पार्टीशन हटाते हैं तो मॉलिक्यूल पागलों की तरह इधर भागते हैं, जिस तरह छुट्टी होती है तो तुम पागलों की तरह क्लास से निकल करके भागते हो, इसी तरीके से जब डिफ्यूजन है, यहां से जब पार्टीशन हटाते हैं तो ये मॉलिक्यूल पागलों की तरह इधर भागते हैं, ये वाले मॉलिक्यूल इधर भागते हैं। लेकिन इफ्यूजन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। इफ्यूजन में क्या सिचुएशन होता है कि गैस मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, इधर उधर घूम फिर रहे होते हैं इसी एक ही कंटेनर में, ठीक है। मानो कोई गैस का मॉलिक्यूल घूमते घूमते इस कंटेनर के इस होल के या इस ओरिफिस के या इस सुराख के सामने आ गया, ठीक है, तो वो इस तरफ मूव करके इधर वैक्यूम वाले रीजन में चला गया। इस प्रोसेस का नाम है इफ्यूजन, इस प्रोसेस का नाम है इफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? पागलों की तरह इधर उधर घूमना। इफ्यूजन क्या है? ठीक है, शराफत के साथ, तमीज के दायरे में रहते हुए एक एक करके गैस मॉलिक्यूल्स का जाना। तो इफ्यूजन को मैं डिफाइन कर सकता हूं, इट इज द एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वन बाय वन। यहां पर देखो एक एक करके गैस मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, यहां पर देखो पागलों की तरह, जैसे ये पार्टीशन हटाए ये मॉलिक्यूल इधर भागे, ये मॉलिक्यूल इधर भागे। यहां पर क्या है, गैस मॉलिक्यूल एक एक करके जाएंगे, एक एक करके गैस मॉलिक्यूल। तो द एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वन बाय वन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर प्रेशर to a region of low pressure or vacuum through a very small hole, through a very small hole of molecular size। ये एक एक करके वन बाय वन, ठीक है, ये एकदम ऐसे फौरन। तो इफ्यूजन को मैं इधर डिफाइन कर देता हूं, इस तरफ इफ्यूजन की डेफिनेशन लिख देते हैं। तो इट इज द एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वन बाय वन, एक एक करके, वन बाय वन थ्रू अ वेरी स्मॉल होल, बहुत छोटा होल, थ्रू अ वेरी स्मॉल होल इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर और वैक्यूम। वैक्यूम की स्पेलिंग देखना, VACWM होता है, ठीक है ना, ये स्पेलिंग ध्यान में रखना। तो ये है डिफ्यूजन और डिफ्यूजन में फर्क, ठीक है। डिफ्यूजन जो है ये एक फास्ट प्रोसेस है, चलो इस पर बाद में बात करते हैं, ठीक है। चलो बता देता हूं, डिफ्यूजन जो है एक फास्ट प्रोसेस है, तेजी से होता है। इफ्यूजन जो है ये एक स्लो प्रोसेस है, ये आहिस्ता आहिस्ता होता है। जैसे मिसाल के तौर पर जब एक गुब्बारा फटता है तो उसमें से हवा अचानक से बाहर निकल जाती है, तो वो डिफ्यूजन है। जिस तरीके से एक टायर पंचर होता है, उसमें से हवा फौरन से बाहर निकल जाती है, वो डिफ्यूजन है, ठीक है। जिस तरीके से आप एक गुब्बारा फुला करके रात को रखते हो, सुबह उठते हो, उसमें हवा कम हुई भी होती है, वो क्या होता है, वो इफ्यूजन होता है। होता क्या है कि गुब्बारे में कहीं छोटा सा छेद रहा होगा, छोटा सा मॉलिक्यूलर साइज का छेद रहा होगा, जहां से मॉलिक्यूल रात भर एक एक करके निकलते रहे होंगे, तो दैट इज इफ्यूजन, ठीक है, वन बाय वन एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल। और जिस तरीके से आप टायर में हवा भरवाते हो, कुछ दिन बाद, हफ्ते बाद या महीने बाद वो हवा थोड़ी कम हो जाती है, वो इफ्यूजन की वजह से है कि उसकी नोजल में कहीं छोटा सा होल रहा होगा। जैसे ही कोई मॉलिक्यूल उस होल के सामने आया होगा तो उसने देखा होगा, वाह, बाहर भी कोई दुनिया है, आखिर मॉलिक्यूल भी इंसान है, उसका भी दिल किया होगा चलो बाहर चलते हैं, तो ये बाहर चल पड़ा होगा, ठीक है। उसकी देखा देखी में पीछे कुछ 4-5 मॉलिक्यूल्स और भी चल पड़े होंगे। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज इफ्यूजन, ठीक है ना, दैट इज इफ्यूजन। तो इफ्यूजन जो है इंसानियत के दायरे में होती है, ठीक है। डिफ्यूजन जो है ये बहुत भैड़ी किस्म की जो है मूवमेंट होती है। क्लियर बात? अच्छा जी, डिफ्यूजन इफ्यूजन का फर्क समझ आया, ठीक है, डिफ्यूजन इफ्यूजन का फर्क समझ आया, क्लियर है। तो जब डिफरेंस पूछे तो सबसे पहली हेडिंग आपने डेफिनेशन की बनानी है, लॉन्ग में भी, और दूसरी हेडिंग जो आप बनाओगे इसकी एक्सप्लेनेशन दोगे, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। दूसरी हेडिंग इसकी भी एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन में आप ये बताओगे कि हम जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं, डिफ्यूजन की जब बात करोगे, और बताओगे कि जब दो गैस मॉलिक्यूल्स को ऑपोजिट डायरेक्शन से आने का मौका दिया जाता है, आपस में मिक्स होने का मौका दिया जाता है, तो वो आपस में मिक्स होकर के एक होमोजेनियस मिक्सचर बना लेते हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन में बात करोगे, ठीक है, बुक में लिख रखी है ये बात। इसी तरीके से इफ्यूजन की एक्सप्लेनेशन में बात करोगे, बताओगे कि गैस मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली जो है मूव कर रहे होते हैं। अगर कंटेनर में कहीं कोई मॉलिक्यूलर साइज का होल है तो उसके सामने घूमते फिरते कोई गैस मॉलिक्यूल आ गया है तो उसमें से बाहर निकल जाएगा, इसको इफ्यूजन बोलते हैं। ये एक्सप्लेनेशन में लिखोगे, ठीक है, ये भी बात आपकी बुक में लिख रखी है, ठीक है। तीसरी बात स्पीड ऑफ प्रोसेस, ठीक है, ये कैसा प्रोसेस है, ठीक है। तीसरा स्पीड ऑफ प्रोसेस। अभी मैंने बताया कि डिफ्यूजन जो है इट इज अ फास्ट प्रोसेस, इट इज अ
फास्ट प्रोसेस। और इफ्यूजन कैसा प्रोसेस है? इट इज अ स्लो प्रोसेस। ये बात करोगे। अच्छा, चौथी बात जो करोगे, कॉज। डिफ्यूजन का कॉज क्या है? देखो, गैस मॉलिक्यूल्स जो है ये आपस में टकराते रहते हैं, कोलिजन्स करते रहते हैं। तो जैसे ही आप पार्टीशन हटाओगे तो गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे को धक्का मारेंगे और इन कोलिजन्स के नतीजे में गैस मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है ना? तो कॉज इसका क्या है? कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल, कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अच्छा, इफ्यूजन का जो कॉज है, चौथी हेडिंग आपकी बनेगी कॉज की। इफ्यूजन का जो कॉज है वो है टेंडेंसी टू एस्केप, टेंडेंसी टू एस्केप गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स टू एस्केप, टेंडेंसी टू एस्केप मैंने लिख दिया। तो मॉलिक्यूल भी आखिर इंसान है, उनका भी दिल करता है कि जब उनको कोई मॉलिक्यूलर साइज का ओरिफिस नजर आया या होल नजर आया तो उसमें से वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, दिस इज देयर एस्केपिंग टेंडेंसी। तो ये बात आप करोगे चौथी। ठीक है, ये भी किताब में लिख रखी है। ठीक है, अगर आप पॉइंट्स बनाना चाहो, आपको ना मिल रही हो, प्रॉपर आप अरेंज ना कर पाओ तो इसे नोट कर लो बुक पर। पांचवी जो हेडिंग दोगे वो इसकी एग्जाम्पल की दोगे। एग्जाम्पल, कोई इसकी एग्जाम्पल कोट करोगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेग्रेंस, स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेग्रेंस, खुशबू का फैल जाना कमरे में, दैट इज ड्यू टू डिफ्यूजन। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, अक्सर आया हुआ होता है पेपर में। अच्छा, और डिफ्यूजन की एग्जाम्पल, ठीक है, डिक्रीज ऑफ एयर इन टायर और बैलून। बैलून के स्पेलिंग चेक कर लेना यार, बैलून आफ्टर सम टाइम। ठीक है, कुछ देर बाद जो है या कुछ अरसे बाद टायर या गुब्बारे में से हवा का कम हो जाना, दैट इज ड्यू टू इफ्यूजन। अच्छा, और फाइनली जो छठी हेडिंग आप दोगे वो डायग्राम बनाओगे, डायग्राम। ठीक है, वहां भी और यहां भी डायग्राम देख लो। बुक में जो डायग्राम बनी हुई है उसने क्या किया हुआ है, एक कंटेनर लेकर के इधर उसने ऑक्सीजन भर रखी है, ऑक्सीजन भर रखी है, और यहां पर जो है उसने NO2 भर रखी है। NO2 एक ब्राउन कलर गैस है, एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट, याद रख लेना कि NO2 एक ब्राउन कलर गैस है। जब यहां से सेपरेशन हटाते हैं दरमियान में से, एक ही कंटेनर में आ जाते हैं दोनों, तो ये दोनों आपस में मिक्सअप हो जाते हैं और एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। तो इस तरीके से डायग्राम की मदद से जो है आप शो कर सकते हो। शॉर्ट लिखना तो आधे पेज से ऊपर नहीं जाना चाहिए, लॉन्ग में आए तो कम से कम 2-2.5 पेज से नीचे तो ना आए ना, 2.5 पेज से नीचे ना आए। खुला खुला करके लिखना, हेडिंग्स बना के लिखना, प्रेजेंटेशन अच्छी करना, बीच में जो है अच्छे से कहानियां सुनाना। कहानियां सुनाने का मतलब अच्छी एक्सप्लेनेशन देना ना, ठीक है ना? हाँ, छठी डायग्राम। डायग्राम देखो इसकी कैसे बनेगी। मानो यहां पर ये कोई कंटेनर है, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इस साइड पर वैक्यूम है और यहां पर कोई छोटा सा ओरिफिस है। ठीक है, छोटा सा कोई ओरिफिस है, लेबर कर देना यहां पर ये गैस मॉलिक्यूल, ये वैक्यूम। तो होगा क्या, ये देखो, गैस मॉलिक्यूल इस ओरिफिस में से निकल करके, ओरिफिस में से निकल करके इधर आएंगे। ठीक है, एक एक करके निकलेंगे, यकदम नहीं निकलेंगे। ठीक है, यहां पर ढेर सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं और उनमें से जैसे ही कोई गैस मॉलिक्यूल इस ओरिफिस, मॉलिक्यूलर साइज ओरिफिस या होल के सामने आता है, लफ्ज मैं यूज कर रहा हूं ओरिफिस, ओरिफिस या होल। ठीक है, ये दोनों सिनोनियम है आपस में। अच्छा, जैसे ही इसके सामने आता है तो एस्केप करके इधर चला जाता है। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना दोगे। क्लियर? डिफ्यूजन शॉर्ट में भी आता है, बहुत आता है, लॉन्ग में भी कभी कभार चांस है पड़ा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखो जी, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, जहां पर बुक में हेडिंग लिख रखी है ना ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, उसके आगे लिख लो डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। दोनों, ग्राहम लॉ डिफ्यूजन के लिए भी है, इफ्यूजन के लिए भी है। ठीक है, पहले तो मैंने सोचा था कि डिफ्यूजन इफ्यूजन अलग क्लास में पढ़ाऊं, ग्राहम लॉ अलग पढ़ाऊं। फिर मैंने सोचा जब ग्राहम लॉ पढ़ाऊंगा तब तक तुम डिफ्यूजन इफ्यूजन भूल चुके होगे, फिर तुम्हें फिर से रिवाइज करवाना पड़ेगा, इसीलिए बस एक ही क्लास ले रहे हैं इसका। आइए देखते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, जहां पर बुक में ये लिखा हुआ है ना उसके आगे एंड इफ्यूजन भी लिख लो। तो इस बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है स्टेट ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अगर मैंने पहले ही बताता रहा हूं कि लॉज जो होते हैं उनकी स्टेटमेंट होती है, उनकी डेफिनेशन नहीं होती। अगर पूछे ना कि डिफाइन ग्राहम्स लॉज डिफ्यूजन, तो ये नहीं लिखना कि इट इज डिफाइंड एज, तब भी लिखना कि इट इज स्टेटेड एज, इट इज स्टेटेड एज। लॉज की स्टेटमेंट होती है, लॉज की, थ्योरीज की, थ्योरम्स की, इनकी स्टेटमेंट्स होती हैं। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है
कि मानो रेट ऑफ डिफ्यूजन है किसी गैस का आर, रेट ऑफ डिफ्यूजन है या इफ्यूजन आप बोल लो, डिफ्यूजन की स्पेलिंग ही गलत हो गई, डिफ्यूजन और इफ्यूजन, इसका रेट है आर। ये जो रेट है आर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसकी स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के, किसी भी गैस के डिफ्यूजन या इफ्यूजन का रेट उसकी डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसी भी गैस के डिफ्यूजन या इफ्यूजन का रेट उसकी डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये उस वक्त होगा जब टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट रखो, फिक्स्ड रखो, एक ही टेम्परेचर और प्रेशर रखो, तो रेट और डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ठीक है, या इसको यूं भी लिखा जा सकता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। क्यों ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि ये जो डेंसिटी है आप जानते हो D इज इक्वल टू PM ओवर RT होता है ना। जनरल गैस इक्वेशन पढ़ाई है मैंने, शायद पढ़ा दी है, वाकई पक्की बात है, चलो पढ़ा दी है। ठीक है, ये देखो ये फार्मूला देखो, D इज इक्वल टू PM ओवर RT। यहां पर देखो अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, R वैसे ही कांस्टेंट, तो कांस्टेंट्स को हटाओ प्रोपोर्शनलिटी, तो इसका मतलब डेंसिटी और मोलर मास क्या है आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी और मोलर मास आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर हम डेंसिटी लिखें या मोलर मास लिखें, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट्स हैं, तो कांस्टेंट्स जब हटाते हैं तो फिर प्रोपोर्शनैलिटी आ ही जाती है। क्लियर बात? तो इसको आप डिफाइन कैसे करोगे? आप कहोगे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन दोनों लिख रहा है, दोनों लिखना है भाई। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ लिख देते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, दोनों लिखना है। रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी और मोलर मास। जहां किताब में डेंसिटी का वर्ड लिखा है वहां पर साथ लिखो और मोलर मास। द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square root of density or molar mass of a gas at constant temperature and pressure। इस तरह से आप इसकी स्टेटमेंट को लिखोगे। ठीक है, इस तरह से इसे स्टेट करोगे। अच्छा जी, तो इतनी बातें तो हमने कर ली, अब थोड़ी सी इसकी मैथमेटिक्स भी कर ली जाए। मानो कोई गैस है जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन R है, इट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डी। कांस्टेंट लगाओ, R इज इक्वल टू K ओवर अंडर रूट डी बन जाएगा। ठीक है, इस D को उठा करके उधर ले जाओ, R मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट डी बराबर आ जाएगा K के। ये देखो, ये तीन फार्मूले बन गए, ये तीन फार्मूले आपके सामने हैं। ठीक है, मानो कोई गैस 1 है R1, अगर यही गैस इक्वेशन R1 के लिए लिखी जाए तो R1 रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर गैस 1 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ गैस 1, इन दोनों का प्रोडक्ट K कांस्टेंट आएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। और R2 के लिए लिखा जाए किसी दूसरी गैस के लिए, D2 इज इक्वल टू K, ऐसे बन जाएगा। देखो दोनों साइड्स पर K है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया जाए तो R1 मल्टीप्लाई बाय रूट D1 इज इक्वल टू R2 मल्टीप्लाई बाय रूट D2, ऐसे। तो R2 को उठा करके इधर ले आओ, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2, यहां से D1 को उठा करके इधर ले जाओ, अंडर रूट D1, ऐसे बन जाएगा। क्लियर? समझ आ गई? नहीं आई? चलो एक मिनट एक्स्ट्रा स्टेप कर लेते हैं यार, घबराने की क्या जरूरत है, हम है ना। ये देखो, इस R2 को उठाओ इधर ले आओ, R1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट D1 ओवर R2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2। ये हो गया, ये स्टेप तो समझ आता है ना यार, ये स्टेप तो समझ आया, आ गया ना, बस अच्छी बात है। अब देखो यहां से ये जो अंडर रूट D1 है यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो R1 ओवर R2 बराबर आ जाएगा अंडर रूट D2 ओवर अंडर रूट D1, ऐसे। D1 उधर जाकर के डिवाइड हो गया। किताब में जो इक्वेशन लिखी हुई है ना उसने D1 ओवर D2 लिखा हुआ है, उससे गलती हो गई है, तो आप सही कर लो। अगर आपकी किताब में गलती है तो सही कर लो, पुरानी किताबों में ठीक था, जो नई किताबें उनमें गलती है, तो D2 ओवर D1 कर लो। ठीक है, D2 ओवर D1, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल है ना, R1 और D1 में और R2 और D2 में इनवर्स रिलेशन है। अब इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, D की जगह अगर M लिख दूं, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 ओवर अंडर रूट M1। ये देखो, ये दो फार्मूले बन गए, डेंसिटी के लिहाज से और मोलर मास के लिहाज से। अगर पूछे स्टेट ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तो ग्राहम्स लॉ को डिफाइन करना है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी और मोलर मास एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये मैथमेटिक्स जल्दी से करके उसे दिखा देनी है। ठीक है, हाफ पेज का ये आपका शॉर्ट बन जाएगा।
ठीक है ना। जब शॉर्ट लिखना तो फिर उसके अंदर अंग्रेजी ना मारना ज्यादा, ठीक है, बस उसे जो है मैथमेटिक्स करके और फार्मूला निकाल करके दिखा देना। जब जो है लॉन्ग लिखना तो फिर उसमें थ्योरी श्यूरी थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना, थोड़ा मिर्च मसाला लगाना, ताकि लॉन्ग जो है वो अच्छे से बन जाए, ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये देखो इस तरीके से जो है ये एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का, ठीक है। अब ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का प्रूफ देखते हैं। आज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जी। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को इजीली लेबोरेटरी में प्रूफ किया जा सकता है दो गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन को कंपेयर करके। दो गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन को कंपेयर करके हम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को लेबोरेटरी में प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखी जाए। लॉन्ग क्वेश्चन जब लिखोगे तो एक्सप्लेनेशन के साथ उसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी दोगे, उसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी दोगे। अच्छा, ये जो लॉ था ये इंग्लिश साइंटिस्ट था थॉमस ग्राहम, उसने दिया था, शायद मैंने बताया हुआ अभी शुरू में। देखो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, हम एक ऐसे ट्यूब लेते हैं यहां से, ये मानो ये एक ट्यूब ले ली हमने, ये जो ट्यूब है ये 100 सेंटीमीटर की है, ये 100 सेंटीमीटर की है, 100 सेंटीमीटर। अच्छा, हम क्या करते हैं, कॉटन लेते हैं, कॉटन, और एक सोल्यूशन लेते हैं अमोनिया का, एक HCl का। कॉटन लेकर के उसे HCl सोल्यूशन में डिप करते हैं, कॉटन लेकर के उसे अमोनिया सोल्यूशन में डिप करते हैं। अमोनिया का सोल्यूशन जनरली लेबोरेटरी में रहता है क्योंकि अमोनिया गैस है, वाटर में उसका सोल्यूशन बना करके रखते हैं। इसी तरीके से HCl वो भी गैस है, वाटर में उसका सोल्यूशन बना करके रखते हैं। तो उनके सोल्यूशन में जो है हम कॉटन लेकर के डिप करते हैं, उनके अलग अलग सोल्यूशन में। एक साइड से, इस साइड से मानो हम कॉटन लगा देते हैं, मानो इस साइड से ये हमने कॉटन लगा दी, दैट वाज डिप्ड विद या दैट वाज सोक्ड विद HCl। तो आपकी जो वर्डिंग रहेगी वो ये रहेगी कि वी इंट्रोड्यूस अ कॉटन प्लग सोक्ड विद HCl ऑन वन साइड, ये HCl कॉटन प्लग, ठीक है, कॉटन प्लग। प्लग को पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन जो है सराइकी में उसे फंबा बोलते हैं, ठीक है, टुकड़ा बोलते हैं, फंबा, ठीक है ना। अच्छा, अमोनिया जो है, अमोनिया में कॉटन को डिप किया और उसका जो है कॉटन का टुकड़ा वो इस साइड से लगा दिया हमने, ठीक है, इस साइड से ये लगा दिया। ये क्या है, अमोनिया NH3 कॉटन प्लग, ठीक है। प्लग माने टुकड़ा समझ लो, ये सराइकी में फंबा बोल लो, ठीक है। तो यहां पर अमोनिया कॉटन प्लग सोक्ड विद अमोनिया इंट्रोड्यूस कर दिया और वहां पर कॉटन प्लग सोक्ड विद HCl वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो अब क्या होगा कि इसके अंदर HCl होगा, इसके अंदर अमोनिया भी होगा, तो यहां पर खाली जगह है क्योंकि, तो खाली जगह होने की वजह से यहां से अमोनिया भी चलना शुरू करेगा, यहां से HCl भी चलना शुरू करेगा, ठीक है। अमोनिया का मोलर मास जो है वो 17 होता है, 17 AMU, 14 नाइट्रोजन का, 3 हाइड्रोजन का, और यहां पर एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, इसका जो मास है ये 36.5 AMU होता है। तो हल्की गैस कौन सी है इनमें, इनमें हल्की गैस है अमोनिया, लाइटर गैस क्या है, अमोनिया। तो अमोनिया जो है ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, क्योंकि यहां पर देखो ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। जिसका मोलर मास कम होगा, जिसका मोलर मास कम होगा उसका डिफ्यूजन का रेट ज्यादा होगा। तो मोलर मास कम किसका है, अमोनिया का है, तो अमोनिया का डिफ्यूजन रेट सबसे ज्यादा होगा। तो अमोनिया जो है लगभग लगभग यहां तक पहुंच जाती है, ठीक है, लगभग लगभग यहां तक पहुंच जाती है और 59.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है। 59.5 सेंटीमीटर से मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा सा आगे आ चुके हैं। आप जब ये डायग्राम बनाओगे ना तो 6 सेंटीमीटर का बना लेना, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तक अमोनिया को ट्रेवल कर देना, 4 सेंटीमीटर तक HCl को, यहां तक जो है, यहां तक जो है आ गई मानो 59.5 सेंटीमीटर तक, ये जो डिस्टेंस है ये 59.5 सेंटीमीटर है। और HCl वहां से चलना शुरू हुआ, HCl क्योंकि भारी है तो HCl जो है वो यहां तक ट्रेवल कर पाया। ये डिस्टेंस जो बाकी बचा ये है 40.5 सेंटीमीटर। तो HCl और अमोनिया जो है वो यहां पर आकर के मिल गए, ठीक है। अमोनिया जो है तेज से चलने लगा, अमोनिया यहां तक पहुंच गया, HCl उतनी ही देर में सिर्फ यहां तक पहुंच पाया। जितनी देर में अमोनिया ने 59.5 सेंटीमीटर का फासला तय किया, उतनी देर में HCl ने सिर्फ और सिर्फ 40.5 सेंटीमीटर का फासला तय किया। क्यों? क्योंकि अमोनिया हल्की गैस है, तेजी से भागेगी, HCl भारी गैस है, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता भागेगी। ये MCQ भी पूछता है, बताओ ये 4 गैसेज हैं NH3, CO2, SO2
और Cl2, इनमें जो है सबसे ज्यादा डिफ्यूजन का रेट किसका होगा, डिफ्यूजन या इफ्यूजन का रेट सबसे ज्यादा किसका होगा और सबसे कम डिफ्यूजन का रेट किसका होगा। तो जिसका जो है मैस कम होगा उसका रेट ज्यादा होगा। तो यहां पर देखो अमोनिया जो है इसका मैस होता है 17 AMU, कार्बन डाइऑक्साइड का 44, SO2 का 64 AMU में, ये भी AMU में, ये भी AMU में, और Cl2 का 71 AMU। तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन का रेट अमोनिया का, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर Cl2 का। ये MCQ है बोर्ड का, अक्सर आया होता है। तो अमोनिया जो है फास्टर ट्रेवल करता है और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ले जाता है, जबकि HCl जो है ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है और यहां तक ही पहुंच पाता है। अमोनिया और HCl यहां पर मिलते हैं, अमोनिया क्योंकि बेस है, HCl जो है ये एसिड है, तो एसिड बेस का रिएक्शन हो जाता है, ये अमोनिया प्लस HCl। अमोनिया जो है अपने लोन पे H पॉजिटिव को डोनेट करता है, NH4 पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव है तो Cl माइनस साथ जुड़ जाता है, NH4Cl बन जाता है, अमोनियम क्लोराइड। ये व्हाइट कलर का सॉलिड होता है। तो यहां पर जो है ये व्हाइट फ्यूम प्रोड्यूस होता है, यहां पर व्हाइट फ्यूम प्रोड्यूस होता है। आप लिखोगे अ व्हाइट फ्यूम इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनिया एंड HCl टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, साथ चाहे इक्वेशन भी लिख देना, इस तरह की इक्वेशन बना देना, NH3 प्लस HCl विल गिव अस NH4Cl, यूं बना देना। ठीक है, ये तो बस समझाने के लिए लिखी ना, आप इस तरह लिख देना। क्लियर? तो ग्राहम्स लॉ को वेरीफाई अगर करना है तो देखो ये जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला, ये अमोनिया और HCl के लिए लिखो, अमोनिया और HCl के लिए लिखो। लिखें R1 जो है, मान लो अगर पहली गैस है अपने पास अमोनिया, तो R अमोनिया डिवाइडेड बाय R HCl। ठीक है, R अमोनिया डिवाइडेड बाय R HCl। एक मिनट जस्ट मिनट, सॉरी उल्टा लिखना पड़ेगा। पहली गैस जो लेनी पड़ेगी ना, जिस तरह बुक में लिया हुआ है ना, बुक में उल्टा लिया हुआ है, तो हम भी उल्टा ले लेते हैं। बुक में ना R HCl R NH3 ऊपर है डिवाइडेड बाय R HCl यूं ले रखा है बुक में। ठीक है ना, और इधर से रूट ऑफ M HCl इधर लिखेंगे, मैस ऑफ HCl डिवाइडेड बाय रूट मैस ऑफ NH3। किताब में इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, लेकिन फिर जो है किताब से आंसर मैच नहीं करेगा। बेटर यही है कि आंसर जो है किताब वाला ही निकल है। ठीक है ना, तो जब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl करते हैं तो ये आता है 1.46 और ये भी आता है 1.46। कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो। मैस ऑफ HCl कितना है 71, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ अमोनिया होता है 17। ठीक है, अंडर रूट 71 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 17, ये करोगे तो 1.46। ठीक है, ये आंसर आता है। तो इस तरीके से जो है ग्राहम्स लॉ एक्सपेरिमेंट की मदद से प्रूफ हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, मैंने कहा हो सकता है, हमने किया है, मैंने ऐसे नहीं कहा। ठीक है, हमने यहाँ पर तो जिस तरह से एक्सपेरिमेंट किताब में लिख रखा था वैसे वैसे तुमको सुना दिया, और तुम भी ऐसे ही याद कर लोगे इसको, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में तुम्हें ये लाजमी लिखना पड़ेगा, 1 नंबर होगा इसका। ठीक है ना, तो वैसे जो है हमारी बात पर यकीन करो, इसे लेबोरेटरी में प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है ना, हाँ। तो दैट वाज ऑल अबाउट ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ शॉर्ट में लॉन्ग में दोनों में पूछता है। ये एमसीक्यूज बहुत आता है, और इसके अलावा फ्रेग्रेंस की स्प्रेडिंग किस वजह से होती है, डिफ्यूजन की वजह से, ये भी बहुत आता है। ये दो एमसीक्यूज डिफ्यूजन इफ्यूजन का शॉर्ट डिफरेंस, और वैसे ऐसे भी पूछ लेता है कि व्हाट इज डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफ्यूजन, और एक दफा लॉन्ग में भी आ चुका है। ठीक है ना, तो कान आपके खड़े होने चाहिए कि डिफ्यूजन इफ्यूजन जो है लॉन्ग में भी आ सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे क्लास। इंशाल्लाह अगले क्लास में मुलाकात होगी। अगला कौन सा होगा? अगला मेरे ख्याल से केएमटी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, वो पढ़ेंगे। बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। इंशाल्लाह अगले क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।